हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध यात्रा के व्याख्यान श्रृंखला में। अभी तक हम लोग रिसर्च के अलग अलग आयामों पे बात कर रहे थे। इसी बीच पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने बात की थी संख्यात्मक डाटा और संख्यात्मक शोध और गुणात्मक शोध और गुणात्मक डाटा, जिसे हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। गुणात्मक शोध का विश्लेषण हम कैसे करें, वो क्या होता है, क्या जैसा कहा जाता है ना कठिन होता है या करने में आसान होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से व्याख्यान को सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे और पूरा व्याख्यान सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा एनालिसिस। गुणात्मक शोध का पद्धतियों का किस प्रकार से हम विश्लेषण करें। गुणात्मक शोध या गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ लेक्चर में बात कर चुके हैं, जहां हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, गुणात्मक गुणात्मक बात जब आ जाती है, देयर इज नो नंबर, डेटा आपका नंबर फॉर्म में नहीं है, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में आपके पास डेटा? आपके पास डेटा सिर्फ जानकारियों, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है। जब ये जानकारियां हैं तो उन जानकारियों को आप किस प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे। हाउ कैन यू एनालाइज दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। इसको और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका आंसर अगर सही है तो आपको एक में से एक नंबर मिलता है। वही दूसरी ओर सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका जब आप आंसर लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो वहां पर आपकी मार्किंग में डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू सब्जेक्टिविटी, है ना। वहां पर जो वस्तुनिष्ठता बिल्कुल खत्म हो जाती है और विषय निष्ठता आ जाती है। वहां पे जो व्यक्ति, एक व्यक्ति चेक कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा का फर्क फर्क वहां पे आता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप गुणात्मक शोध की जानकारियों का आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप अपनी सोच के अनुसार कर रहे हैं। आपने उसको कैसे समझा, आप उसको किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका फर्क हो सकता है, दूसरे का फर्क हो सकता है, परंतु फिर भी गहराई में जाके आप किस तरीके से इसको करेंगे, आइए इसको हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले बात आती है प्रिपेयरिंग टू एनालाइज डेटा। आपके पास जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों को आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, इट इज अ फॉर्मिडेबल टास्क। आप कह सकते हैं हम यहाँ पर कि यह बहुत कठिन चीज है, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, दूसरा व्यक्ति देख रहा है तो वो कुछ और सोच रहा है उस चीज के बारे में, उसके विचार, ओपिनियन कुछ और है। तो यहाँ पे जो भी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, तो वो जानकारियां आपके पास बहुत सारी इकट्ठी होती है। कई बार हमारे पास वॉल्यूम के वॉल्यूमिनस हो जाता है जानकारी। अब फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और कि हम इसको कैसे सिस्टमेटिक करें, कैसे व्यवस्थित करें। तो इस चीज से बचने के लिए अगर हम तैयारी शुरू से करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा एनालिसिस में आप ध्यान रखिए, आप जैसे ही आप अपना टॉपिक तय करते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि हमको कैसे शोध करनी है, आपको क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, गुणात्मक शोध करनी है। आपने कोई भी टॉपिक ली, मान लीजिए आप गांधी जी के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए आप औरबिंदो के ऊपर काम करना चाहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर लेके काम करना चाहते हैं, उनकी जो नेचुरलिस्टिक जो फिलोसफी थी उसको एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो आप वहां पे सब जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। और बिना सोचे समय अगर आप सोचे, आपने जानकारी अगर एकत्रित की, तो वो क्या होगा, आपके पास
वॉल्यूम के वॉल्यूम, किताबों की किताबें इकट्ठी हो जाएंगी, उसको फिर कंक्लूड करने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है आपको, क्वालिटेटिव रिसर्च में जब शुरू होती है और आखिरी तक, यहाँ पर डेटा का कलेक्शन, जानकारियों का एकत्रीकरण कर रहे हैं, उसका जो एनालिसिस कर रहे हैं, सिस्टमेटाइज कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस आपस में इंटरलिंक्ड होती है ना, आपस में होती है, पहले से शुरू हो जाती है सारी चीजें। ऐसा नहीं कि हम पहले कलेक्शन कर लेंगे फिर उसको ऐसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके संख्यात्मक शोध जैसा नहीं है, क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए इसको अपन कहते हैं कैसा है, फॉर्मेडेबल, कठिन है, इसको करने में बहुत कठिनाई होती है, परंतु ऐसी कठिनाई भी नहीं होती, अगर आप इसको तरीके से करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियां होती हैं उनको जब आप तैयार कर रहे हैं अपने शोध का, आपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसको लेके, तो यहाँ पर हर शोधार्थी को, एवरी रिसर्चर वांट्स नीड टू कलेक्ट रिच, थिक एंड डीप डेटा। जो को भी आप जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, वो जानकारियां रिच और थिक से मतलब क्या, डीप से, कि आप जो भी जानकारियां हैं वो आपकी बहुत रिलायबल सोर्स से एकत्रित होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमको ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सोर्सेज से, है ना, जो प्राथमिक स्रोत हैं, उन स्रोतों से हमको जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए, ठीक है ना, उन्हीं पे हमको विश्वास करके चलना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी सोर्सेज पे भी जा रहे हैं तो उसमें भी आप उनके रेफरेंसेस के अंदर जाके भी स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो जिससे आप क्या होगा, रिवील द पर्सपेक्टिव, जो चीज आपके अंदर जानने की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उस चीज को वो खोलने में मदद करेगी, है ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को वो बढ़ाएगी, है ना। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो जानकारी है उनके बारे में आपकी समझ पहनी बनेगी। अब इस चीज को करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है कैसा हो, रिच हो, थिक हो, डीप हो, है ना, बहुत ही उच्च स्तर का आपके पास जानकारी एकत्रित हो रही है, आपकी गहराई से आप जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसमें जो कुछ भी आप जानकारियां एकत्रित करते समय ध्यान रखेंगे कि सारी जानकारियां आप सिस्टमेटिकली सर्च करें, है ना। ऐसा नहीं कि अभी कुछ मिल गया या कहीं कुछ मिल गया, कहीं से कुछ कहीं से, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल माइंड सेटअप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आप एक माइंड मेकअप बनाएंगे, उस माइंड को मेकअप करके सिस्टमेटिकली आप सर्च करना शुरू करेंगे। जो कुछ भी आपको जानकारियां मिल रही हैं, उन जानकारियों को, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य के अनुसार आप उसको कैटेगराइज करेंगे, वर्गों में विभाजित करके आप भी जिस वर्ग से रिलेटेड वो चीज जानकारी उसको उस वर्ग में लिखते जाइए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उसको संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को। समझ में आ रही बात। सिस्टमेटिकली आपने सर्च किया, दूसरा आपने क्या किया, उसको सर्च करने के बाद आप उसको जब आप लिख रहे हैं तो लिखते समय आप क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, और फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड करेंगे आप जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों का आपस में क्या संबंध, एक का दूसरे के साथ क्या लिंक है, इन चीजों को देखने की भी कोशिश करेंगे साथ में, तभी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं डेटा। इन चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो कुछ भी आप जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, वो जानकारियां पहले दिन से ही सिस्टमेटिकली आप सर्च करें, उन जानकारियों को आप वर्गों में विभाजित करके उसको जिस वर्ग से संबंधित है उस वर्ग के अंतर्गत उसको रखें, उसको उसी हिसाब से संगठित करें, ऑर्गेनाइज करें, फिर इंटीग्रेटेड करें, लिंक देखें आप दूसरी चीजों के साथ उसका क्या है, और फिर आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इस चीज का सीक्वेंस आप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है, यहाँ पर जब संख्यात्मक शोध कर रहे हैं उसके जैसा नहीं होकर क्या होता है, ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको समय बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना। जब समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्रोसेस कैसी है, लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है। समय ज्यादा लगेगा और टाइम लगेगा आपको, परंतु आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, आप बहुत इत्मीनान से, धैर्य के साथ आप इस काम को करेंगे तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही। आइए अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस जब आप कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, जब आप प्रदत्तों का विश्लेषण कर रहे हैं उस समय आप किस प्रकार से आप उसको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने कलेक्शन शुरू किया तो उसी दिन से आपका शुरू हो जाता है, उसी वक्त से आपका शुरू हो जाता है कैसे, एनालिसिस पे। तो यहाँ पे रिसर्चर को क्या करना होगा, जो शोध करता है उस शोधकर्ता को ट्राई टू प्रोग्रेसिवली नैरो द फोकस ऑफ व्हाट विल बी स्टडीड,
यहाँ पर एक रिसर्चर को, एक शोधकर्ता को हमेशा बहुत ही कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव से वो दाएं और बाएं बिल्कुल भी ना हटके। जैसे कि आपने देखा होगा घोड़ों के दोनों तरफ ऐसे लगा दिया जाता है ना, एक चश्मा जैसा। क्यों लगाते हैं? ताकि उसका ध्यान दाएं और बाएं ना जाए, वो सीधे देखकर चल सके। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक रिसर्चर को बिल्कुल नैरो होना है, अपने ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल भटकना नहीं है, और नैरो फोकस होकर ही जो उसका ऑब्जेक्टिव है उस फोकस के अकॉर्डिंगली ही उसको वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद आती है बात कि यहाँ पर जो रिसर्चर है उसको जो कुछ भी वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है? टू राइट ऑब्जर्वर्स कमेंट। हमेशा अपनी बात को, अपने जो भी थॉट आपके उस समय दिमाग में आया उसको हमेशा लिखते जाइए। कमेंट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेमोज, है ना। जो कुछ भी आपका कमेंट, आपके दिमाग में जानकारी पड़ी आपने, उस जानकारी से रिलेटेड आपके मन में जो भी दिमाग में जो विचार आया, है ना, उस विचार से जो भी आपका रिफ्लेक्शन है, आपको दूसरी चीज समझ में आ रही उसको लिखेंगे। और मेमोज मतलब उस चीज को आप नोट करते जाएंगे, छोटे छोटे नोट लेके, उसके हेडिंग है, सब हेडिंग है, आप जो देख रहे हैं उसको वही का वही आप उनको शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में आप वहां पे लिखते जाएंगे ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन। जब आप जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं, कहाँ से ली, कैसे ली, क्या किस संदर्भ में ली, क्यों ली, ये सारी चीजें आपकी मेमोज में आ जाएंगी। ठीक। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, द यूज ऑफ द मेटाफर्स, लिखते समय, है ना, जब वो कमेंट्स लिख रहे हैं, आप रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं, मेमोज लिख रहे हैं, मेमोज लिखते समय एज ए रिसर्चर आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको मेटाफर करते जाएं। आप जो कुछ भी चीज ले रहे हैं वो किस चीज से लिंक है ना, उसका क्या अपोजिट हो सकता है, क्या चीज उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके एनालॉगीज, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आप उसके बियॉन्ड जाके उसको आप और एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ आप विजुअल डिवाइसेस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल डिवाइसेस मतलब यहाँ पर आप चार्ट है, ग्राफ है ना, पिक्चर्स पिक्टोरियल फॉर्म में है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा? मेटाफोर्स करता जाएगा, साथ में एनालॉगीज भी करेगा, और विजुअल डिवाइसेस को भी यूज कर सकता है जरूरत पड़ने पर। राइट। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर रिसर्चर अपनी जानकारियों को एकत्रित करते समय ये सब कर रहा है, तो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द डाटा कलेक्टेड, है ना, जो कुछ भी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है बहुत सिस्टमेटिक है, और उसके पास एक ऑल्टरनेटिव पाथ भी होता है। ए प्लान में कुछ गड़बड़ी आती है तो बी प्लान भी उसके साथ ऑल्टरनेट खड़ा हुआ है, उसको वो यूज कर सकता है। टू मेक लिंक बिटवीन द डाटा एंड मोर फेमिलियर एनालॉग्स, साथ ही साथ रिसर्चर को ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी वो जानकारियां एकत्रित कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको जो ज्यादा से ज्यादा फेमिलियर एनालॉगीज हैं, जो कि लगता है कि आपको दिखने में तो वहां पे डिफरेंस लग रहा है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से मैं बताऊं, मैंने कहा कि स्वीट पॉइजन, है ना, मीठा जहर, है ना, सुनने में दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं, मीठा और जहर, है ना, परंतु क्या इनको जोड़ के भी हम कुछ नई चीज कर सोच सकते हैं? तो दैट मीन्स वहां पर आपको एक नया डायरेक्शन मिल रहा है, नई क्रिएटिविटी है, नई इमेजिनेशन है, आप नई विचारधारा वहां से आप सोच पा रहे हैं। तो इस तरह से जो रिसर्चर है उसको वहां पर लिंक क्रिएट करने होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है मोर फेमिलियर एनालॉगीज के साथ। ठीक है, साथ ही साथ रिसर्चर को ध्यान रखना होगा, द रिसर्चर राइट मेमोज, जो भी जानकारी एकत्रित करता जा रहा है वो जानकारियों के साथ साथ वो मेमोज जरूर लिखता, छोटे छोटे से नोट्स रहते हैं, उन नोट्स में वो बारीकी से शॉर्ट में बहुत, कि वो चीज कहाँ से, क्या है, किस लिए है, क्यों है, वो सब बातें वहां पे वो नोट करता जाएगा, है ना। इट मीन्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, मतलब जो भी आप जानकारी ले रहे हैं उस समय देखो क्या होता है कि हम जब चीज पढ़ते हैं, पढ़ते समय एक विचार आता है, फिर थोड़ी देर बाद अपन दिमाग बदल में दूसरा विचार, तीसरा विचार, या दोबारा हम पढ़ते हैं तो और अलग विचार आता है। तो आपको वहां पे लिखते जाना है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट द डाटा मीन एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर, एक दूसरे से कैसे वो रिलेट होते हैं, है ना, या उसका मतलब क्या है, सारी चीजें आपको लिखते जाना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेटा आप जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरविंड, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शुरू में बोली थी कि आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव तय करते हैं उसी दिन से आपका डाटा एनालिसिस भी शुरू हो जाता है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ? डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस दोनों प्रोसेस कैसी है? इंटरविन, आपस में एक दूसरे से गुथी हुई है पूरी तरह से। और
इटरेटिव प्रोसेसेस। इटरेटिव प्रोसेस मतलब आपने एक बार किया, उसको दो बार किया, तीन बार, इट इज साइक्लिंग, है ना। बार बार करते हैं और हर बार जब आप उसको रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ और नए जानकारियां, नई और थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो इसलिए कैसी प्रोसेस है? इटरेटिव प्रोसेस, है ना। जितनी भी आप फिलोसफिकल रिसर्चेस को देखेंगे या गुणात्मक शोध को देखेंगे, हिस्टोरिकल भी देखेंगे, तो उसमें जब आप रिसर्चर पढ़ता है, एक बार करता है, दोबारा पढ़ता है, तीसरी बार पढ़ता है, तो नए नए थॉट्स उसके दिमाग में हमेशा आते जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ये कैसी प्रोसेस है? ये आपस में गुथी हुई है, सारी की सारी डाटा कलेक्शन हो चाहे डाटा एनालिसिस हो, दोनों ही प्रोसेस कैसी है, आपस में गुथी हुई है। और ये पूरी प्रक्रिया कैसी है? ये लगातार रिपीट होने वाली इटरेटिव प्रोसेस। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन आपका डाटा एनालिसिस शुरू हो गया, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आपके पास डाटा आ गया, ठीक है। डाटा आ गया है, आपके पास जानकारी इकट्ठी हो गई है, अब आप उसको फाइनली एनालाइज कर रहे हैं। आपने उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा है, सिस्टमेटिक लिखा है, आपने उसको कैटेगरी फॉर्म में अलग अलग लिखा हुआ है ना, आपने मेमोज भी लिए हुए हैं, अब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है सर, विश्लेषण कर रहे हैं। तो विश्लेषण करते समय कंसर्न विद जो भी जानकारियां आपने ली हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइबिंग व्हाट इज इन द डाटा। जो डेटा आपने लिया है उस डेटा में क्या है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, आपने जो भी जानकारियां हैं उसकी व्याख्या करेंगे। कंसर्न विद मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट द डिस्क्रिप्शन मीन। आप जो कुछ भी जानकारियां दे रहे हैं उन सब जानकारियों का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में आप पूरी पूरी चीजें वहां पर बताते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि जब एनालिसिस शुरू कर रहे हैं आप उसको डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें, ठीक है ना। तो वंस द डेटा इज कलेक्टेड, जैसे आपने प्रतत इकट्ठे कर लिए, द क्वालिटेटिव रिसर्चर अंडरटेक्स अ मल्टी स्टेज प्रोसेस। कैसी प्रोसेस आपकी शुरू हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टी स्टेज। एक स्टेज में नहीं, अलग अलग स्टेजेस में प्रोसेस है। ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या 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 कर रहा है? पहला, जो भी जानकारियां, उन जानकारियों को वो संगठित कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, वर्गों में कर रहा है। फिर सिंथेसाइज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है, उसका संश्लेषण कर रहा है। फिर उसकी व्याख्या कर रहा है, इंटरप्रेटिंग एंड राइटिंग अबाउट साइकिल थ्रू द स्टेजेस मोर देन वंस। आप एक बार से ज्यादा, दो बार तीन बार कम से कम आपको उस चीज को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। बार बार सोचेंगे, बार बार उसमें करेक्शन होगा, बार बार उसमें काटेंगे, फिर लिखेंगे। तो ये कैसा प्रोसेस, कैसे एफर्ट्स है यहाँ पे? कंटिन्यूअल एफर्ट। आप लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। और किस लिए प्रयास कर रहे हैं? जो कुछ भी जानकारियां आपने इकट्ठी की हैं उन जानकारियों को आपको नैरो करना है ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ले जाना है, पिन पॉइंट ले जाना है, टू मेक सेंस। कोशिश आपकी क्या होगी? टू मेक सेंस ऑफ व्हाट ही और शी इज इन द डाटा। आप जो एक शोधार्थी है वो क्या देख रहा है, जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों में उसको क्या चीज दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल सही तरीके से वो उसकी व्याख्या करेगा। तो ये होता है डेटा कलेक्शन का, जो कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस। तो इन प्रोसेस में पूरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, कैटेगराइजिंग, सिंथेसाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड राइटिंग अबाउट साइंस। ठीक है, तो इतनी स्टेजेस हो गई आपकी, फोर स्टेजेस में वो आपको आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक दफा हो जाता है, फिर दोबारा आप रिपीट करते हैं, फिर तीसरी बार रिपीट करते हैं, चौथी, जब कब तक रिपीट करेंगे? जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि जो मीनिंग मैं चाह रहा था, जैसा मैं दिख रहा था, मैं उस चीज को लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आइए अब अपन आगे जानने की कोशिश करते हैं। एनालाइजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डेटा। अब इसको हम कैसे एनालाइज, समझेंगे क्या, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है, रिसर्चर कैन नॉट इंटरप्रेट डेटा अंटिल द डेटा आर ब्रोकन डाउन एंड क्लासिफाइड इन सम वे। जैसे शुरू में भी बात करते आ रहे हैं, आपके पास जो भी जानकारियां आ रही हैं, अगर वो जानकारियां वर्गबद्ध नहीं है और वर्गीकृत नहीं है सही तरीके से, जिस तरीके से आप उसको अलग अलग खंडों में बांट के उसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं, तो आप सही तरीके से उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या कैटेगराइज कर रहे हैं, वर्ग में बांट रहे हैं, यहाँ पर फोर स्टेप्स आती हैं इसमें, जिसके अंतर्गत आप ये काम कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने बताया इसमें कि यहाँ पे रीडिंग, आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ रहे हैं, दो बार पढ़ रहे हैं, और हर बार पढ़ते समय आप मेमोइंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप ब्रीफ में नोट्स लेते जा रहे हैं,
ठीक है ना। और नोट्स लेते जा रहे हैं, फिर उसको आप उसका मीनिंग से, ताकि आप दोबारा पढ़े फिर उसमें करेक्शन करें, तीसरी बार पढ़े फिर करेक्शन करें, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है दूसरा स्टेप, डिस्क्राइबिंग। आपने जो कुछ भी रीड किया, जो कुछ भी आपने नोट्स लिए, उनको आप फिर अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना, उसके वर्णन करना शुरू कर, ठीक है। वर्णन करने के साथ ही साथ आप क्या करते हैं, जो कुछ भी जानकारियां उनको आप वर्गीकृत करते जाते हैं, क्लासिफाइंग कर, ठीक है। जब क्लासिफाइंग हो गई तो आप इसके बाद आता है कि आप उसकी व्याख्या करना शुरू करते हैं। फिर चार प्रोसेस हो गए, रीडिंग, मेमोरी, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक। अब यहाँ पर इस चीज को समझेगा कि ये कैसी प्रोसेस है, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ये कंटिन्यूस में एक साइकिल में कंप्लीट होता है। पहले आपने रीडिंग मेमोरिंग किया, फिर उसके बाद आपने डिस्क्राइबिंग किया, फिर क्लासिफाइंग किया, फिर इंटरप्रेटिंग किया, फिर दोबारा रीडिंग की, मेमोरिंग की, फिर डिस्क्राइबिंग की, साइक्लिंग की, फिर इंटरप्रेटिंग की। ये कैसी प्रोसेस है, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, है ना। इसे फोकस किस बात पे देते हैं, फोकस देना पड़ता है रिसर्चर को कि जो कुछ भी वो जानकारियां, या उसमें से जो कुछ भी वो इंटरप्रेट कर रहा है, बिकमिंग फेमिलियर विद द डेटा। आप जो कुछ भी जानकारियां निकाल रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसी से संबंधित होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप दाएं बाएं भटक रहे हैं, ठीक है ना। एंड आइडेंटिफाइंग मेन थीम्स, है ना। जो भी आपने मेमोइंग ली है या रीडिंग की है, रीडिंग में आपने जो मेन थीम्स थे, उस थीम को आप पकड़ते चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है रिसर्चर को। साथ ही साथ एग्जामिनिंग द डेटा इन डेप्थ। जो कुछ भी आपके पास जानकारियां आई है, उनको आप डेप्थ में जाके एनालिसिस करते हैं, ए टू जेड, उसका हर एस्पेक्ट, उसका ए पार्ट भी, बी पार्ट भी, सी पार्ट भी, हर चारों तरफ से आपका चौतरफा आप उसको एनालाइज करते हैं। प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आप सेटिंग क्या है, किस तरह से एक्टिविटीज हैं, तो सब पूरा डिटेल में आप डिस्क्राइब करते हैं, ताकि मीनिंग सही तरीके से निकल के आ सके। तीसरी बात, कैटेगराइजिंग एंड कोडिंग पीसेस ऑफ डेटा। आपके पास जो भी जानकारियां थी, उन जानकारियों को आपने क्या किया, फिर आपने उसको वर्गबद्ध किया, ठीक है। आपने उसके को कोडिंग की अगर जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कोड करके फिर उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके फिर करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। फिजिकल एंड ग्रुपिंग देम इनटू थीम्स, फिर आपको जो थीम में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। चौथी बात आती है इंटरप्रेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द ऑर्गेनाइज डेटा। जो भी आपके पास व्यवस्थित आंकड़े, जानकारियां एकत्रित हुई हैं, उनको आप सही तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं आप, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं उसे इनटू जनरल कंक्लूजन। एक सामान्य सा आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ हम सीधे सीधे क्या, अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। तो इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे पूरी डिटेल में आप व्याख्या करते हैं, जो भी हम उद्देश्य लेके चल रहे थे, उन उद्देश्यों को आप पूरी तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे। तो एज ए रिसर्चर आपको इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो भी आपके पास गुणात्मक शोध है, उससे संबंधित जो भी जानकारियां आपके पास इकट्ठी हो रही है, वो कैसी जानकारियां आपके पास, सारी की सारी गुणात्मक है। परंतु जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो कैसा होगा आपका, एक जैसे प्रारंभ किया और अंत अलग अलग नहीं है, सारी प्रोसेस आपस में एक दूसरे से गुथी हुई है, और पहले सब दिन से ही वो चीज शुरू हो जाती है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप उस चीज को एनालाइज करेंगे, फिर उसको आप क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे हमेशा मेमोज लेते जाए, ठीक है ना। एनालॉगीज करें, मेटाफोर्स को यूज करें। तो इसलिए इसमें बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है, ताकि आप उसमें गहराई में जाके सोचें और अपनी बात को, जो आप चाहते हैं आपके मन में जो है, उस बात को सही तरीके से लिख कर उसकी व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और व्याख्यान पूरा होने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।